नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये भारत और म्यांमार के संबंधों के बारे में है। हाल ही में म्यांमार में तख्तापलट हुआ है, उसके चलते हुए भारतीय संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, चीन का इसमें क्या पर्टिकुलर रोल है और ये कैसे हमारे रिश्तों को, हमारी जियोपॉलिटिकल स्थिति को चेंज कर सकता है। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा है उसके बारे में बात करता है। कोविड-19 के इस दौर में स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। हमारी स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल तैयार नहीं थी, खासकर जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को भी सुधारा जा सकता है और यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम को लाने के लिए क्या चैलेंजेस है और क्या फ्यूचर हो सकता है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये ग्लेशियर बर्स्ट के संबंध में है। हाल ही में हमको पता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में हमारे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ। इसका क्या कारण था और क्या गाइडलाइंस है जिसके चलते जो ग्लेशियर बर्स्ट से संबंध रखती है। हाल ही में एक गाइडलाइंस भी आई हुई थी, उसको देखते हुए हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हैं, वो यह है कि ग्लेशियर बर्स्ट जो हिमनद का फूटना है ये निम्न में से ये त्रासदी किस राज्य में हुई है। आपका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का वर्णनात्मक प्रश्न देखते हुए यह है कि ग्लेशियर बर्स्ट क्या होता है, हिमनद का फूटना क्या होता है और इसका क्या कारण है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा आर्टिकल जो है आज का पहला आर्टिकल वो देखते हैं, जो कि है म्यांमार कूप के बारे में। तो ये समाचार में कैसे आया। हाल ही में म्यांमार में तख्तापलट हुआ और वहां पे जो आर्मी की सरकार थी, जो आर्मी है वो वापस रूल में आ गई। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे इलेक्ट हुई थी, लेकिन अभी वो भी जा चुकी। उनके जितने भी मेन जो लीडर्स थे उनको डिटेन कर लिया गया है। तो यहाँ पे आंग सान सू की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब भी हम म्यांमार पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो म्यांमार पॉलिटिक्स की में आंग सान सू की इसीलिए महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एज अ मसीहा रही है डेमोक्रेटिक वैल्यू की, खास तौर पे म्यांमार में। तो आंग सान सू की जो कि फॉर्मर स्टेट काउंसलर रह चुकी है। स्टेट काउंसलर मतलब आज हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां होती है उतनी ही समान शक्तियां जो है म्यांमार में स्टेट काउंसलर को मिली हुई रहती है। तो इनके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थे ये पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा डिमिनिश हुए हैं, काफी ज्यादा इनको हानि पहुंची है। क्यों? इसका कारण है कि रोहिंग्या को लेकर जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुए थे म्यांमार में, उसके अगेंस्ट आंग सान सू की ने अपनी चुप्पी बनाई हुई थी। इसी के चलते उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलते हुए यहाँ पर कम ही दिखता है। तो यहाँ पर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको तभी सपोर्ट करेंगे तब रोहिंग्या के कंप्लीट इंसिडेंट के लिए वो उनको कंडोन करते, वो उनको माफ करते हैं। तो यहाँ पे चाइना और म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया ये जो कूप था इसमें कहीं ना कहीं चाइना की भूमिका रही है। अब चाइना की जो भूमिका है वो केवल आज से नहीं है, इस कूप के समय से नहीं है। इवन आंग सान सू की ने भी काफी अच्छे रिलेशन बनाने की चाइना के साथ में कोशिश कर चुकी थी और ये काफी रिफ्लेक्ट होता था। उसके बाद में जब मिलिट्री यहाँ पर आ गई तो मिलिट्री स्कूप के लिए भी कहीं ना कहीं चाइना की एक रोल बहुत बड़ा दिखता है फॉर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट विद रीजन एंड ग्लोबली। तो अपना एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी चाइना यहाँ पे म्यांमार मिलिट्री जो है दोनों एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं। उसके अलावा चाइना माइट सपोर्ट द जुंता फॉर इंक्रीज इन चाइनीज फुटप्रिंट इन द कंट्री। तो चाइना जो है यहाँ की आर्मी को, जिसे जुंता कहा जाता है, उसे सपोर्ट कर सकती है अपना फुटप्रिंट इस कंट्री में बढ़ाने के लिए, जैसा कि वो और भी कंट्री में करती आई है। उसके अलावा इंडिया और म्यांमार की अगर बात करें तो अंटिल रिसेंटली द ड्यूअल पावर सेंटर्स इन म्यांमार सूटेड इंडिया। तो जैसे ड्यूअल पावर सेंटर थे, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, दूसरा आर्मी का, तो ये भारत को काफी सूट करता था। और अगर भारत अभी भी डेमोक्रेसी के लिए लोकतंत्र की वकालत करता है तो ये कहीं ना कहीं आर्मी के अगेंस्ट जाने वाली बात होगी। और आर्मी के अगेंस्ट इसलिए नहीं जाया जा सकता है क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसीज होती है तो वहां पे
म्यांमार की आर्मी ने भारत का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। चलिए आज का हमारा दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर UHC है भारत में। तो कैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा जो है भारत में आ सकती है। कोविड-19 में हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि ये कितना ज़रूरी है। थाईलैंड जैसे देश में 20 साल पहले ही ये आ चुका है, जब भारत और थाईलैंड का जो है पर कैपिटा इनकम एकदम इक्वल हुआ करता था। तो कौन से स्टेप्स लिए गए हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए वो देखते हैं। बजटरी एलोकेशन जो है वो बढ़ाए गए हैं। 10.2% जो है इंक्रीज देखने को मिलता है हमको 21 और 22 इस फाइनेंशियल ईयर में। उसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसमें भी 64,180 करोड़ का एक सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर भी दिखता है। उसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट आर्म्स ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो कि है यूनिवर्सल इंश्योरेंस। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इन 2 पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जा रहा है। एक तो यूनिवर्सल इंश्योरेंस और दूसरा प्राइमरी हेल्थ केयर। उसके अलावा इश्यूज विद द फंड के साथ में इश्यूज ये है कि सबसे पहले ये इनएडिक्वेट फंड है, जहां पर देने चाहिए वहां उतने फंड अलॉकेट नहीं किए जा रहे हैं। उसके अलावा अंडर यूटिलाइज्ड फंड भी है कि फंड आपने अलॉकेट किए गए लेकिन सरकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या डिपार्टमेंट जो है वो इसे यूटिलाइज कंप्लीटली नहीं कर रहा है। यूनिवर्सल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो PM जन आरोग्य योजना PMJ covers over 50 crore poor for hospital expenses up 5 lakh। तो 5 लाख तक 50 करोड़ पुअर फैमिलीज जो है इनको हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के लिए ये पर्टिकुलर योजना कवर करती है। अब इसके साथ में इश्यूज ये है कि स्टैग्नेंट बजट एक्सपेंस की यहाँ पर काफी लिमिटेड बजट इसको एलोकेट किया गया है। उसके अलावा परसिस्टेंट एंड लार्ज डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ऑफिशियल कवरेज एंड सर्वे फिगर्स। तो जब सर्वेस किए गए तो पता चला कि ऑफिशियल जो फिगर आए उनमें और जो सर्वे के फिगर है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिस्पैरिटीज है, जो कि एक चिंता का विषय है, जो कि इसके ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठाता है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर की अगर हम बात करें तो भारत में 1.5 लाख हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर है। उनमें से 1,19,000 1.19 लाख जो है उनको अपग्रेड करने की बात की गई है इन अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब हेल्थ सेंटर्स। तो चलिए कुछ प्रोस कॉन्स है यूनिवर्सल हेल्थ केयर के वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है उसको लो करता है, उसके साथ में सेम स्टैंडर्ड जो है डॉक्टर्स का सबको प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर का। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है वो भी एलिमिनेट करता है। अब इसके कॉन्स जो है वो ये कहे गए हैं कि कहीं ना कहीं जो हेल्थी पीपल है उनको पे करना पड़ता है हेल्थ केयर कॉस्ट उनके लिए जो कि पुअर है या जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अगर यहाँ पे देते विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पीपल मे नॉट बी केयरफुल विद देयर हेल्थ। तो यहाँ पर एक जो फॉर ग्रांटेड लेने की बात आती है हेल्थ को वो लोगों के द्वारा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ सिस्टम रिपोर्ट लॉन्ग वेट टाइम्स फॉर इलेक्टिव प्रोसीजर्स। तो ये कुछ प्रोस कॉन्स थे। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रायोरिटी एरियाज है जैसे प्रिवेंशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इक्विटेबल एक्सेस हो मेडिसिन को। उसके अलावा सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट हो। उसके अलावा इंगेज्ड एम्पावर्ड कम्युनिटी को भी आप इसमें इंगेज करें। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है उसका भी एक ब्रीफ समरी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए ग्लेशियर बर्स्ट के बारे में बात करते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में फ्लड देखने को मिले हैं ग्लेशियर बर्स्ट के देखते हुए, जो हिम्मत है उसके फूटने के चलते हुए ये देखने को मिलते हैं। लास्ट अक्टूबर में ही यहाँ पर हमारे यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स गाइडलाइंस जो है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई है। तो ये क्या है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स गाइडलाइन, GLOF इसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो रिफर टू फ्लडिंग अकर्ड व्हेन वाटर डिमांड डैम्ड बाय ग्लेशियर और मोराइन इज रिलीज सडनली। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है जैसे हमारे यहाँ पे बांध बने हुए रहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, उसी तरह जो ग्लेशियर्स के द्वारा बहुत सा पानी रुका हुआ रहता है, जो लीक है वो अपने आप में जम जाते हैं। उसके अलावा मोराइन डैम भी इस एरिया में बनाए जाते हैं। तो जब ये फूटते हैं या कुछ डिस्ट्रक्शन के कारण इसका स्ट्रक्चर टूट जाता है तो यहाँ पे बहुत सारा पानी एक साथ रिलीज होता है, उसके चलते फ्लड देखने को मिल सकते हैं। तो मोराइन डैम्स जो है ये भी, इनसे भी फ्लड्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वीक स्ट्रक्चर के कारण ये माना जाता है।
उसके अलावा मेजर कॉज जो है उसके ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो एक जलवायु परिवर्तन है, ये इसका मुख्य कॉज है। सो 352 ग्लेशियर लेक्स जो है वो इंडस पे, 283 गंगा पे और 1393 जो है वो ब्रह्मपुत्र में हमें देखने को मिले 2011 और 15 के बीच में। तो इन्हें प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला है आइडेंटिफाई कीजिए और मैप करिए कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पर हो सकता है ये आउटबर्स्ट। उन लेक्स को हमको मैप करना है, उन तालाबों को हमको मैप करना है। दूसरा, स्ट्रक्चरल मेजर टू प्रिवेंट देयर सडन ब्रीच, कि स्ट्रक्चरली हम कैसे इसको सुधार सकते हैं, उसका जो आधारभूत ढांचा है उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा स्टैब्लिश मैकेनिज्म टू सेव लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच, कि कैसे हम लाइफ और प्रॉपर्टी को यहाँ पर वैसे मैकेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं जो कि ऐसे एक त्रासदी से बचा जा सकता है। उसके अलावा प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने बताया GLOF गाइडलाइंस पिछले अक्टूबर में ही दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हाई हैजर्ड जोन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्नेबिलिटी है, जहाँ पे रिस्क है रहने की, जहाँ पर आउटबर्स्ट होता है तो सबसे ज़्यादा हानि होंगी, ऐसे एरिया में आप हैबिटेशन निवास नहीं बना सकते। उसके अलावा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग टू बी रिलोकेटेड, जो अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है इनको रिलोकेट किया जाए। उसके अलावा जो मीडियम हैजार्ड जोन है वहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बट विथ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर। उसके अलावा NDRF, ITBP और आर्मी ये तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो वहां पे लोकल मैन पावर जो है वो सबसे पहले अपफ्रंट फोर्स होती है, तो इन्हें भी ट्रेन करने की समय समय पर आवश्यकता है। उसके अलावा नीड कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम, क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम्स, तो यहाँ पे क्विक रिएक्शन जो मेडिकल टीम है, उसके अलावा जो अलार्म सिस्टम है वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे होना चाहिए, राइटर ने सजेस्ट किया इस आर्टिकल में। तो इस पिक्चर से आपको समझ में आ सकता है कि किस प्रकार से ये फ्लड होता है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश है आज की हम चर्चा करते हैं जो कि श्रीलंका से। तो श्रीलंका में चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो शुरुआत किया जाएगा अभी। तो ये जाफना पेनिसुएला जो है नॉर्थन पार्ट कहलाता है, जहां पे जो लिट्टे का मेन मूवमेंट था, जो भी इंसर्जेंसी वगैरह थी या टेररिज्म था, ये इसी एरिया में देखने को मिला था। तो इससे पहले यहाँ पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT के डेवलपमेंट के लिए जापान और भारत के साथ में करार हुआ था श्रीलंका का, जिससे पीछे हट गई थी श्रीलंका पिछले हफ्ते ही, और अब इन्होंने चाइना से नया करार कर लिया है। तो ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है जब चाइनीज प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। उसके अलावा भी 2018 में चाइना 4300 मिलियन हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर वॉर अफेक्टेड एरिया, यहाँ पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी चाइना के द्वारा स्टार्ट किया जा चुका है। तो चलिए आज का हमारा जो विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।